हेलो एंड वेलकम एट स्टडी अप। सो आज हमें देखना है एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 ज्योग्राफी का। सो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? बेसिकली हमारे सराउंडिंग्स में जो एयर बबल्स है, द क्वांटिटी ऑफ एयर दैट इज अवेलेबल सराउंड अस, दैट इज एटमॉस्फेयर। सो आंसर, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर प्राइमरीली कंप्राइजेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन बल्क, यानी कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन कौन सी गैसेज अवेलेबल है? दैट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन एक्सेट्रा इन लेस क्वांटिटीज, ये थोड़ी कम क्वांटिटी में अवेलेबल। अभी नेक्स्ट, ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो उनकी लाइफ क्या कहां डिपेंड है? एटमॉस्फेयर के ऊपर ही डिपेंड है, बिकॉज एटमॉस्फेयर ही हमें ब्रीदिंग के लिए गैसेस प्रोवाइड करता है दैट इज ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा बल्क में कौन सी गैसेस अवेलेबल है? सो दे आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेट्स सी, द टू गैसेस दैट मेक्स द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। परसेंटेज वाइज, ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन दैट इज 78%। सो अगर हम बल्क की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी गैस अवेलेबल? दैट इज नाइट्रोजन, नंबर 1। नेक्स्ट, विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पहले आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। बेसिकली देखिए, जो सन होता है, हमारी जो अर्थ होती है, ये अगर अर्थ सरफेस है, सपोज दिस इज अर्थ सरफेस, दिस इज अवर अर्थ, तो इसको हीट कहां से मिलती है? वो आती है सन से। दिस इज सन। तो सन से जो हीट आएंगी, बेसिकली ये क्या होता है? ये होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में होती है। तो हीट कहां से मिली? सनरेज से। अब हीट मिलेगी तो अर्थ क्या होगी? अर्थ हीट अप होगी, गर्म होगी। कोई भी बॉडी अगर हीट होती है या कोई भी हॉट बॉडी क्या करती है? वो वापस रेडिएट करती है। तो ये रेडिएट करेगी वापस। इसको क्या बोलते हैं? इसको, ये प्राइमरी है, यानी कि सबसे पहले होने वाला रेडिएशन, प्राइमरी रेडिएशन ये। और ये क्या है? ये है सेकेंडरी रेडिएशन। सेकेंडरी रेडिएशन, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए आपको चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। तो ये सेकेंडरी रेडिएशन जो है, ये कौन कर रहा है? ये अर्थ कर रही है। अब ये कहां जाएगा? ये जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। अब इस सेकेंडरी रेडिएशन में से, इसमें से कुछ पार्ट हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें कुछ गैसेज हैं जो इसको एब्जॉर्ब करती है। उसी की वजह से क्या होता है? ये हमने हीट एब्जॉर्ब कर ली एटमॉस्फेयर ने, उसकी वजह से जो हमारा सराउंडिंग्स है वो थोड़ा गर्म रहता है, हीट अप रहता है, और उसी की वजह से यहां पर लाइफ पॉसिबल है। अगर ये नहीं होता तो अर्थ फ्रोजन होती, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर माइनस में 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर होता, तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी। अब ये सवाल में आपसे पूछा यही है कि जो गैसेज हैं वो कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट करती है? सो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। द कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस दैट क्रिएट्स द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इन द एटमोस्फियर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करेगी? एटमोस्फियर में जो अर्थ ने रेडिएट किया है, सेकेंडरी रेडिएशन, उसको एब्जॉर्ब करती है, पूरा नहीं, कुछ क्वांटिटीज में। सो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है? किसी भी टाइम पे आपके एटमोस्फियर का कंडीशन क्या है, उसको ही क्या बोलते हैं? वेदर कहते हैं। किसी भी टाइम पे, वो डे टू डे हो सकता है, आज कैसा वेदर है या कल कैसा वेदर है, या फिर घंटे टू घंटे हो सकता है, आवर टू आवर। ओके, अभी फिलहाल कैसा मौसम है, 1 घंटे बाद कैसा वेदर होगा, लाइक दैट। सो सी दिस, ये क्या दिखा रहा है आपको? मंडे सनी, रेनी, रेनी एंड रेनी। सो वेदर, the hour to hour or day to day condition of the atmosphere is called weather. Weather can change dramatically from day to day. It may be classified as hot, dry, cold, wet या फिर rainy, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, नेम द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की जो 3 टाइप्स हैं वो आपको बताने हैं। तो आंसर विल बी, द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर एज फॉलो। नंबर 1, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। कन्वेंशनल रेनफॉल मीन, जैसे जब आपका सन जो है, सनरे से क्या होता है? सनरे से हमें हीट मिलती है। तो ओशन सरफेस के अंदर ऊपर जब सनरेज पड़ेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा? ओशन जो वाटर है वो हीटअप होता है, उसकी वजह से वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होएगा
और एटमोस्फेयर के अंदर जाता है। उसकी वजह से जो हमारी एयर है वो ह्यूमिड हो जाएगी, और ज्यादा ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाएगी तो रेनफॉल होता है। तो इस तरीके के जो रेनफॉल होते हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। सेकंड क्या होता है, ओरोग्राफिक। जब कोई आपका क्लाउड है वो ट्रैवल करता है, और अगर उसके रास्ते में कोई माउंटेन्स बैरियर आता है, हाइट वाला बैरियर, कोई माउंटेन बैरियर, तो ये क्या है, ये ऊपर उठने के लिए मजबूर होता है, यानी कि फोर्स्ड टू राइज। अब ये ऊपर राइज होगा तो इसके अंदर पानी की अवेलेबिलिटी है, जैसे ही ऊपर उठेगा तो इसको रेनफॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है, यानी कि ये एयर जो हमारा माउंटेन बैरियर है उसकी वजह से क्या हुआ, रेनफॉल हुआ। तो ऐसे रेनफॉल को क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। नंबर 3, साइक्लोनिक रेनफॉल। जो हमारे साइक्लोन्स आते हैं उनकी वजह से जो रेनफॉल होता है उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल। सो नेक्स्ट, द एयर, व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है, देखिए आप अर्थ के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर खड़े हैं तो आपके एटमॉस्फेयर में अवेलेबल जो एयर है वो आपके ऊपर क्या करती है, उसका जो वेट होगा कुछ, उस वेट की वजह से आपको क्या फील होता है, आपको प्रेशर लगेगा, आपके ऊपर हमेशा कोई प्रेशर होगा। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एयर प्रेशर, या हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। द एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि जो एयर का वेट है अर्थ सरफेस के ऊपर उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है, दैट इज एयर प्रेशर। द एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज हाइट इंक्रीज एंड इज हाईएस्ट एट द सी लेवल। सी लेवल यानी कि जो सी लेवल की जो हाइट है, यानी कि सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वो क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। इस पिक्चर से आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये है क्या, ये क्या है, ये आपका पूरा एयर बबल्स है। सपोज आप यहाँ पर है इस पॉइंट पे, तो आपके ऊपर कितनी एयर प्रेशर डाल रही है, ये पूरा जो पॉइंट है, ये पूरा कॉलम, ये एयर आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है, कर रही है। सो दीज मोलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर वेट एट दिस एल्टीट्यूड। यहाँ पर अगर आप हैं तो ये पूरा आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। बट सपोज करो आप थोड़ा हाइट बढ़ा लिया आपने और आप यहाँ पर हो फिलहाल इस पॉइंट पे, अब आपके ऊपर कौन सी एयर प्रेशर डाल रही है, देखो ये जो नीचे वाली एयर है ये तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेगी, क्योंकि इसका वेट नीचे काम करेगा ग्रेविटी की वजह से, ऊपर नहीं। आपके ऊपर सिर्फ ये वाला जो बबल है ये प्रेशर डालेगा, तो ऑब्वियसली ये जो प्रेशर होगा यहाँ पर ये कम होगा। ये तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे जैसे हाइट बढ़ी यहाँ पर तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि एज हाइट इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीज। उल्टा होता है, हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट, ये पूरा टिक मार्क है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आंसर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सनरेज। सनरेज जो आती है हमारी हार्मफुल, उससे हमें कौन सी जो गैसेज है वो प्रोटेक्ट करती है, तो आंसर विल बी ओजोन, एज यू ऑल नो दिस इज ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज। जो एटमोस्फेयर की सबसे इंपोर्टेंट जो लेयर है वो कौन सी है, तो आंसर विल बी ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स। जहां पर क्लाउड्स नहीं होते हैं, सो दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारे जो लंबी डिस्टेंस के जो प्लेन्स होते हैं, जो हमारी फ्लाइट्स होती है लॉन्ग डिस्टेंस की, बेसिकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वो कहाँ फ्लाई करती हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां मिनिमम टर्बुलेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर, यानी कि एटमोस्फेयर की लेयर्स के में जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते हैं, द प्रेशर, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज या सेम। हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा डिक्रीज, सो आंसर विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट, व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड। लिक्विड फॉर्म में जब प्रेसिपिटेशन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेरी सिंपल, दैट इज रेन। नेक्स्ट, दिस इज मैच द फॉलोइंग। यहां पर कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, सामने वाले जो सही ऑप्शन है उनके साथ में आपको मैच करना है। तो ये सब बेसिकली विंड्स के टाइप हैं, आपको सामने मैच करने हैं ऑप्शन से। तो फर्स्ट, ट्रेड विंड्स। ये क्या है, ट्रेड विंड्स तो क्या है, ये परमानेंट विंड्स है, हमेशा ही चलती रहती हैं, सो दीज आर परमानेंट विंड्स। लू, ये लोकल विंड्स है, नॉर्थ इंडिया में चलती है, लोकल विंड्स। मानसून, मानसून कब आता है, सीजन टू सीजन आता है, मानसून एक सीजन है, तो ये क्या है, सीजनल पॉइंट है, सीजनल विंड है, सॉरी, सीजनल विंड्स। एंड विंड्स क्या है, विंड्स क्या है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हॉरिजॉन्टल फ्लो है एयर का, यानी कि एयर के पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेवल करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विंड, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। सो नेक्स्ट, गिव रीजन। कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको
उनका रीजन बता रहा है। नंबर 1, वेट क्लोथ्स टेक लोंगर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे। जो हमारे वेट क्लोथ्स हैं वो ज्यादा टाइम लेते हैं ह्यूमिड डे, यानी कि जो जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है उस दिन सूखने में ज्यादा टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर है हमारे सराउंडिंग्स में, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है, यानी कि जो हमारा एयर पैकेट्स है उसके अंदर वाटर जो है पहले से ही ज्यादा है, वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा अवेलेबल है तो जैसे हमने कोई अपनी ड्रेस यहाँ सुखाई है, क्लोथ्स यहाँ सुखाया, तो क्लोथ्स है तो उसके ऊपर जो सनरेज पड़ेंगी उसकी वजह से क्या होता है, जो क्लोथ्स के अंदर पानी अवेलेबल होता है वो इवेपोरेट होता है। ठीक है, इवापोरेट होने की वजह से ही क्लोथ्स हमारे ड्राई होते हैं, लेकिन वो एयर के अंदर पहले से ही पानी अवेलेबल है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो इसीलिए जो इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, इसीलिए क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा कपड़े सूखने में। सो आंसर, वेट क्लोथ्स टेक लोंगर टाइम टू ड्राई। जस्ट ए मिनट। वेट क्लोथ्स टेक लोंगर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर in the air is more on humid day than on a sunny day. ठीक है, due to this rate of evaporation decreases and air soaks in less water from the clothes. Next, amount of insolation decreases from equator towards pole. आपने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा है। सपोज दिस इज आवर अर्थ, सो ये क्या है, दिस इज इक्वेटर एंड ये पॉइंट क्या है, ये है पोल्स हमारे, दैट इज ऑल्सो पोल्स, यानी कि साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो अगर सनराइज आती हैं तो सनराइज यहाँ पे क्या करती हैं, इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो डायरेक्टली फॉल करेंगी। जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन क्या होता है, ये जो सनराइज की वजह से जो हीट अर्थ को मिलती है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंसोलेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेज आ रही है तो हीट ज्यादा होगी, तो इंसोलेशन ज्यादा होगा, लेकिन पोल्स तक जाते जाते ये क्या हो जाती है, ये थोड़ी तिरछी हो जाती है, यानी कि स्लंटिंग हो जाती है, तो ये ज्यादा एरिया कवर करेंगे, उसकी वजह से यहाँ क्या है, हीट कम है। अब हीट कम है तो एब्जॉर्ब भी हीट अर्थ कम करेगी, तो इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन लेस हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल दिस डायरेक्शन, तो क्या होता है, इंसुलेशन कम होता है। हाँ जी, बिल्कुल कम होता है। क्यों? क्योंकि जो सनरेज है वो स्लांटिंग होती है। आंसर, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इनकमिंग सोलर एनर्जी यानी कि सन से आने वाली जो एनर्जी है उसको जो अर्थ ने इंटरसेप्ट किया उसमें से, उसको क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल बिकॉज सनरेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल करेंगी और एंड स्लैंटिंग ऑन द पोल्स। सो वेरी नेक्स्ट, ये एक फन एक्टिविटी है, आपको एक पजल दी गई है तो आपको क्रॉसवर्ड पजल को सोल्व करना है। ठीक है, कुछ क्लू आपको मिलेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। सेकंड, आपको एक वेदर कैलेंडर बनाना है। आप वन वीक का बना सकते हैं, आप डे वाइज उसको बना सकते हैं, सपोज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एंड हर दिन का आप जो कैलेंडर है वो बना सकते हैं। सपोज मंडे को अगर डे सनी था तो सनी, रेनी, इस तरीके से आप एक कैलेंडर बना सकते हैं। सो दिस इज एक्टिविटी। सो द चैप्टर इज ओवर। So thank you for being watching. If you like this video, then you can share and subscribe this channel. So thank you. Have a nice day.